वुमेन टीवी इंडिया के कार्यक्रम नारी कलम में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं पारुल। दोस्तों, लेखक लेखक होता है, उसे स्त्री या पुरुष के खांचे में नहीं डाला जा सकता। आज हम नारी कलम में जिस लेखक से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो हैं कुसुम गोस्वामी जी। वुमेन टीवी इंडिया की ये पहल है नारी कलम, जिसमें अभी तक हम बहुत सारे लेखकों से आपको मिलवा चुके हैं और हमारे और भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो आप हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों, आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं उनकी किताब बहुत ही चर्चित है इन दिनों। मेघना नाम से उनका एक उपन्यास आया है, कुसुम गोस्वामी जी। कुसुम जी आकाशवाणी से जुड़ी रही हैं, बहुत पहले से कहानियां, लेख वगैरह लिखती रहती हैं। व्यंग्य पे भी उनका अपना हाथ आजमा चुकी हैं और अब अपने उपन्यास को लेकर आई है। और मेघना एक आधुनिक स्त्री का, उसकी हिम्मत का और उसके दृढ़ निश्चय का एक प्रतीक जैसा माना जा सकता है। इस तरह का उपन्यास है। तो मिलते हैं कुसुम जी से। कुसुम जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए मेघना पर। शुक्रिया पारुल जी, आपका भी। सबसे पहले तो आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस नई किताब के लिए। थैंक यू सो मच। और आप लोगों को पसंद आ रही, पाठकों को, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, लेकिन जो सवाल मेरे मन में सबसे पहले आया है, मैं वही सबसे पहले आपके सामने रखती हूँ कि पहली किताब और वो उपन्यास, मतलब उपन्यास लिखने के लिए तो बहुत लंबा एक सफर तय करके तब लेखक सोचता है कि हाँ उसे ढाला जाए। और जिस खूबसूरती के साथ आपने इसे लिखा है, इतना कसा हुआ है उपन्यास, कथानक बहुत अच्छा है। तो ये पहली किताब उपन्यास कैसे? दरअसल इसमें पारुल जी मैं कहती हूँ कि मन के अंदर कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें इतनी ज्यादा इकट्ठी हो जाती हैं कि जो रास्ता ढूंढती है, भाव होते हैं जो कहीं ना कहीं बह करके निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम ये डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कितने मतलब हम, मुझे व्यापक स्तर चाहिए व्यक्त करने का, या अपने आप को हम किसी छोटे कहानी किस्से में व्यक्त कर सकते हैं। तो मेघना उपन्यास स्वरूप ऐसे लेती गई क्योंकि मैंने शुरुआत ये नहीं सोच करके करी थी। मैं आपको सच बताऊं तो मेघना जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे लगता था शायद कहानी की तरह मैं अपने सारे मनोभाव को उसमें व्यक्त कर ले जाऊंगी। लेकिन जब मैंने उसको लिखना शुरू किया तो मुझे वो खींचती गई कि नहीं, मुझे भी अंदर और भाव भरने लगे। तो इस तरीके से करते हुए वो जो है उपन्यास का रूप खुद ही लेती गई। उसने, मतलब मुझे लगता है कि हम लेखक जो होता है ना, वो पात्र या परिस्थितियां बना देते हैं, जो मैं, जिसमें मैं बहुत यकीन करती हूँ, क्योंकि मैंने मेघना को कभी उपन्यास सोच करके लिखा ही नहीं था। तो इसलिए ये उपन्यास खुद को बनवाया इसने, मेघना नहीं बनवाया है मुझे इसका खुद को उपन्यास। तो इस तरीके से पारुल जी कहानियां तो मैं लिखती ही रहती थी और प्रकाशित भी होती रहती थी, लेकिन मेघना को भी मैंने उसी तरीके से, क्योंकि मैं कहानियां लिखती थी, तो उसको भी लेकर के मैंने सोचा था कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, मैं इसके माध्यम से अपनी कुछ बातें रखूं समाज के सामने। लेकिन शायद इतनी सारी चीजें हो गई थी जो उपन्यास का रूप ले लिया। यानी कि पात्र के जरिए बहुत कुछ था आपके पास कहने के लिए, जो एक कहानी में नहीं लगता था कि मेघना जैसा आपका पात्र है वो एक कहानी में सिमट के आप उसकी पूरी बात नहीं कह पाएंगी। बिल्कुल सही बात आपने कही ये। तो पहली जब किताब छपने की बात आती है तो कैसे कैसे हुआ, कैसे छपी पहली किताब? बड़ा रोचक सा रहता है, किस तरीके से आपको प्रकाशक मिले और कैसे हुआ वो जानना चाहिए। एक्चुअली जब मैं लिखा करती थी, मतलब छोटी छोटी कहानियां, कविताएं जब लिखती थी मैं, तो कभी मन में आता था कि मतलब मैं अपनी भी कोई किताब, मतलब जो हो, कोई उपन्यास हो, कोई किताब हो, इस विधा में मैं कभी लिखूं। लेकिन अंदर बहुत कौतूहल होता था जब मैं किसी की देखती थी, पढ़ती थी। लेकिन कभी इतना नहीं लगता कि मैं इतने आगे तक सोच पाऊंगी या मैं इसके साथ न्याय कर पाऊंगी। जो होता है कि लिखने को तो आप कुछ भी शुरू करते हैं, लेकिन आप न्याय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो वो कहीं ना कहीं अंदर से मुझे लगता था कि वो मैं कर पाऊंगी कि नहीं। धीरे धीरे करके जब लोगों ने मुझे सराहना शुरू किया, मेरी स्टोरियां जो है बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आने लगी, मैगजीन्स में, सब जगह लोग पसंद करने लगे मेरा लिखा। तो इस तरीके से करके मेरे अंदर हिम्मत आई और मैंने उपन्यास की दुनिया में फिर जब कदम रखा तो मेरी किस्मत ने यहाँ पे भी साथ दिया।
और ये पुस्तक मेला 2020 की बात की है। वहां पे मेरे प्रकाशक जो है हिंदी जो है वहां शैलेश जी से जी मुलाकात मेरी जी हुई थी। तो इस तरीके से उनके सामने मैंने अपना जो मेरा जिसका पांडुलिपि थी उनको बोला, तो उन्होंने कहा कि एज यूजुअल जैसा कि मेल करके भेजते हैं, भेजा गया। और तभी मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्योंकि हिंदी में बहुत अच्छा प्रकाशक मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात थी कि मेरी शुरुआत एक ऐसी जगह से होती, तो उम्मीद नहीं थी कि होती कि बिल्कुल नहीं। मैंने कहा चलिए ट्राई करके देखते हैं। इस जी तरीके से वहां पे उन्होंने उसका जो उनका प्रोसेस होता है उन्होंने उसको चुना, और इस तरीके से उपन्यास की जो है मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है। आपका पहला उपन्यास में कहती हूँ कि आपके पहले प्यार की तरह होता है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और नई भावनाएं हैं। जी, पुस्तक की नए चर्चा भी अनुभव है। खूब हो रही है, चर्चा भी खूब हो रही जी, है किताब जी, की आपकी ना, जी, तो काफी पढ़ा जी, जा रहा है। आ, जी, न, मैं इसके विषय को लेकर थोड़ा सा वो हूँ, क्योंकि आधुनिक दिखाने के लिए, दृढ़ निश्चय दिखाने के लिए, या एक स्ट्रॉन्ग वुमेन दिखाने के लिए बहुत जी, सारे सब्जेक्ट हैं हमारे पास। तो जी, आपने जी, जो सब्जेक्ट इसमें चुना है उसका कोई खास जी। आपका कारण रहा, या कोई चीज थी, कोई पात्र था बहुत पहले से मन में, या कोई घटना थी इस तरह की देखी, या कुछ मतलब ये वाला क्यों आपने चुना, जो विषय आपने इसमें लिया है स्ट्रॉन्ग वुमेन के लिए? जी, कुछ अनुभव अपने भी थे ऐसे जो है, और कुछ ऐसा रहा कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स महिला मित्र हैं जो, चाहे वो मेरे कॉलेज के समय की ही थी, जो वर्किंग है, जो जी पढ़ाती है, कुछ टीचर्स हैं, कुछ हैं जो मतलब बहुत सारे ऐसे उसमें हैं। तो उनके अनुभव जब होते थे, कई कई बार हम लोग बातें करते हैं, तो घरेलू स्थिति की समस्याएं अपनी होती हैं, और मैं जी उनको देख के बहुत हैरान होती थी कि वो घर और ऑफिस इतने बाकायदा अच्छे से संभालती थी, उसके बावजूद भी उनको कई तरीके की समस्याएं आती थी वर्किंग प्लेस पे। तो जो वो मुझसे शेयर करती थी, तो मैं सोचती थी इतनी सारी चीजों को आप कैसे नेग्लेक्ट करके या आप कैसे आगे बढ़ते, वो चीज मुझे बहुत मोटिवेट करती थी उनकी, कि कैसे वो हैंडल करती है। शायद हम मेरे साथ कोई चीज होती है तो मैं बहुत देर तक उस पर सोचती हूँ या विवेचना करती हूँ, कहीं ना कहीं माइंड से इतनी जल्दी नहीं निकलती है, खासतौर से बुरी चीजें होती है आपके साथ जो आपको जी पसंद नहीं जी आती हैं। तो जी वो मुझे उनकी वो चीजें बहुत मोटिवेट करती, तो मुझे लगता था कि शायद उनके पास इतना समय नहीं है कि अपनी समस्याओं को वो जो है एक प्लेटफॉर्म पे ला सके, इतना समय भी नहीं मिलता है। तो मुझे लगा कि चलिए अगर मैं कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी जो सामाजिक समस्याएं हमारी ऐसी, उनको मैं कहीं ना कहीं उजागर कर सकती हूँ, तो और सरस्वती माँ ने अगर मुझे क्षमता दी है कि वो बात लोगों तक पहुंच सकती है, तो बस बहुत यही से अच्छा मेरे मन में ख्याल आया। और मैंने फिर ये टॉपिक नया था, इसमें उपन्यास बहुत ज्यादा नहीं लिखे गए थे, कुछ लिखे गए थे, लेकिन मैं थोड़ा इसको रोचक तरीके से थोड़े नए अंदाज में पेश करते हुए, ताकि लोगों को रुचकर भी लगे पढ़ते हुए, एक वैसा उपन्यास नहीं हो जो बहुत बोझिल सा बन जाए, और जिससे कि वो उसके अप्रोच लोगों तक कम नहीं कर चाहती थी। मैं चाहती थी कि युवा पीढ़ी पढ़े, तो मैंने इसकी भाषा या जो कुछ भी ऐसी रखी कि वो युवा पीढ़ी तो जरूर ही पढ़े कम से कम, क्योंकि समस्या मेन तो वर्किंग जो है या तो उसकी मदर है जो कि मिडिल एज की है, या युवा पीढ़ी उनसे जी ज्यादा जुड़ी हुई थी। तो इस जी तरीके से ये इसका विषय वस्तु ऐसी रही, और इन्हीं चीजों ने मतलब आप कह सकते हैं सराउंडिंग्स में जो मैंने पात्र देखे कुछ, जिनको मैंने बस इसमें उतार दिया है जो मेघना में। जो कार्य स्थल पे जो यौन शोषण है एक तरीके से, जी, जी, उसका आप क्या वजह मानती हैं, और क्या तरीके आप मानती हैं कि उसको हम कम कर सकते हैं, उसको अपने समाज से उस चीज को निकाल सकते हैं? क्या आप इसका एक तरीका मानती हैं? पारुल जी, कार्यस्थल पे क्या, ये तो क्या है ना, कितना व्याप्त ये समस्या है कि आप देखिए कहीं ना कहीं ये मैं हमेशा कहती हूँ कि तो मानसिक स्तर पे इसको सुधारना होगा। सबसे जी पहले तो हमें अपनी सोच सुधारनी होगी, कि हम लोगों ने जो एक स्त्री को सिर्फ एक देह की तरह जो हम देखते हैं, उसको एक संपूर्ण व्यक्तित्व है वो, उसको आप उसकी तरह हमेशा, आपका कार्यस्थल तो जहां तक मैं कहती हूँ तो एक तरह से पूजा का एक स्थान होता है। जहां पे भी कोई भी महिला आती है तो आप वहां एक अलग मूड में होते हैं, आपका एक, वहां पे भी जब ऐसी चीजें चलती हैं तो बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि हम हर स्तर पे तो झेलते ही हैं। एक औरत जो एक लेडी, एक मदर, जो अपनी इतने सारे घर की समझौते करके, घर के कामों के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ समझौते करके ही वो काम करती है, बहुत बिल्कुल सारे समझौते बिल्कुल उसको करने पड़ते हैं। उसके बाद वहां जाकर के जब इस तरीके की मानसिक उसको पीड़ा होती है, क्योंकि किसी को नहीं अच्छा लगता, कोई औरत जो होता है किसी को भी जो उसके मर्जी के खिलाफ कोई भी आदमी कुछ भी करता है, ठीक है, तो वो जी कभी भी पसंद नहीं करती, आप चाहे उसको चाहे जो भी आप रूप दीजिए, आप चाहे उसको छेड़ना बोलिए, आप किसी भी लेवल का देखिए। तो कहीं ना कहीं पारुल जी मैं इसको एक मानसिक ही स्तर पे देखती हूँ कि मानसिक बीमारी टाइप की है। बीमारी इसलिए है
क्योंकि बहुत ज्यादा व्याप्त हो चुकी। तो कहीं ना कहीं ये सोच बदलने की जरूरत है कि औरत को सिर्फ एक देह की तरह ना देखें। और हमारे अब शुरुआत तो वही होती है, बात होती है कि बच्चे होते हैं तभी से आप लेकर के घर में, परिवार में एक जो है एक पति अपनी पत्नी को कैसे देखता है, तो उसका बेटा वही सब देखता है, सीखता है। तो इस बिल्कुल। तरीके से हमको कहीं ना कहीं जो घर से शुरुआत करनी होगी कि औरत को एक सिर्फ देह की तरह ना देखें। ये मैं बार बार कहती हूँ कि वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व है और सिर्फ उसको उसी नजर से देखें। वो एक माँ है, वो बहन, वो आपकी कलीग है। वो सिर्फ एक महिला नहीं है कि आप जो है उसको सिर्फ एक मनोरंजन का साधन की तरह, जो कहीं ना कहीं लोग शायद देखते हैं तभी उनके दिमाग में ऐसी चीजें आती है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल भावनाएं निकालना पड़ेगा मन से, और इसके लिए बिल्कुल। समाज को ही आगे आना पड़ेगा कि ये मानसिकता को बदलना पड़ेगा। और कहीं ना जी कहीं जी। महिलाओं को भी इस चीज में आकर के जो होता है उसको जो विरोध मैं कहती हूँ, वो विरोध बिल्कुल दर्ज करना चाहिए। नजर जो हम चीजों को छोड़ देते हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है। तो सामाजिक स्तर पर इसका सुधार होगा। मारू जी। जी। जब अपने साथ हुई उस घटना के बाद आपकी नायिका मेघना जो है जी। पुलिस के पास जाती है, तो उस टाइम की जी। कई चीजें मुझे बड़ा अभी तक जो है वो दिमाग में है और बार बार याद आती हैं और अपना ध्यान खींचती हैं उस तरफ कि जी। नायिका बहुत मतलब बड़ी हिम्मत के साथ जाती है वहां पे ना, पुलिस के जी। पास तक पहुंचना इस तरह की घटना के बाद बहुत मुश्किल है। और वो वहां पे कह रही है कि मैं तो पहले ही बहुत ज्यादा अपने आप से लड़के आई हूँ। मैं जब मुझे डर ये था कि समाज क्या कहेगा अगर मेरे साथ ये घटना हुई है, तो समाज क्या कहेगा। और अब मैं, क्योंकि मेरे ऊपर वो हावी हो गया इतने समय में कि मेरा आत्मसम्मान मुझे कुरेदने लगा कि मुझे वो चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ और आप और जी। मुझे इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये जो देखने का तरीका है समाज का, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए समाज ही इसके ऊपर कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। कोई भी लड़की अगर अरे ये न्याय होता चीजें है, तोड़ देखिए। देती हैं आपको बीच में, अगर आप हाँ जी, कितने भी बिल्कुल। हिम्मत करके निकले, बिल्कुल। बहुत आसान है बिल्कुल। तोड़ना एक दूसरे को इस तरह जी। की तो बातों अगर पर। कहीं ना कहीं हमारा समाज सपोर्ट करता है, एक न्याय जो हमारी व्यवस्था है, जो कि उसका न्याय हमें उम्मीद होती है कि हमें न्याय मिलेगा या हमें समय से मिलेगा, या तो लड़की हिम्मत करेगी उसको घर से, परिवार से, और उसके जैसा वो चल रही थी। देखिए जो उसके साथ हुआ वो तो हुआ ही ना, बुरा हुआ। लेकिन जब उसके बाद जब समाज में बात ओपन होती है, उसके बाद एक अलग दृष्टि से देखना क्या होता है। और ये यही पे नहीं, बहुत सारी हमारे समाज में ऐसा होता है कि महिलाओं को ही दोषी मानते। सेम अगर हम सेम उसकी बात कर रहे हैं, आपको कोई हम क्राइम है, कोई जुर्म है, या जिसको हम अनैतिक चीजें बोलते हैं, उसमें सेम चीजें जहां अगर दोनों की सहमत से भी होती है, तो वहां आप देखिए महिलाओं को अलग दृष्टि से देखा जाता है। पुरुषों को पूरी आजादी होती है, पत्नी को पूरा माफ करने का ही माना जाता है कि पत्नी तो माफ कर ही देगी। लेकिन अगर कोई पत्नी कोई गलती करती है तो पुरुष माफ नहीं करता है। तो ये कहीं ना कहीं तो यहीं पे आप देखिए गलत होता है कि ये यहीं पे भेद शुरू हो जाता है। और ऐसे केस में जहां लड़की की कोई गलती नहीं होती है, उस केस में भी लड़की को ही हम गलत ठहराने लग जाते हैं, बेटी कि तुमने क्या पहना था, तुम ऐसे क्यों गई। ये मैं खुद फेस करती हूँ। लोगों को जब मैं सुनती हूँ तो बहुत आश्चर्य होता है कि आप पहनावे से लेके लड़की के समय तक, आने जाने तक, या आपने मतलब जैसे सरकार को बढ़ावा दे रही है। यानी यानी अगर हम नहीं बोलते तो कहेंगे आपने बोला क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं बोला। मतलब आप बोलती है तब भी समस्या होती है, नहीं बोलती है तब भी समस्या होती है। तो वो क्या कर सकती है आप बताइए, कितनी घटनाएं ऐसी घटनी। तो कहीं ना कहीं हमें लड़कियों को अपने इतना मजबूत बनाना होगा मानसिक तौर पे कि जब भी कुछ गलत होता है उसका विरोध करें। और मैं तो ये कहूँ कि महिलाओं को सबसे पहले महिलाओं का साथ देना चाहिए। तो हम महिलाओं का साथ दें। हमारे जो बच्चियां हैं या राह में चलती कोई भी लड़की वो अपनी बच्ची है। हम बड़े हैं, हमको लगता है कि किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा है, हम देखें कोई पुरुष नहीं आ रहा है अगर मदद करने, तो जी हमको बिल्कुल वहां जाकर के उसकी मदद करनी। जरूरी नहीं कि आप हर समय हाथापाई करिए या जो है आप ऐसे, बिल्कुल सही आप बात आपने छोटा सा कही। विरोध कर सकती है, जो तो वहां से बातें वहीं में रुक सकती है। तो इस तरीके से करके हमको कहीं ना कहीं इस चीज को इस तरीके से लेना होगा कि रोकना पड़ेगा, जिससे कि लड़की की हिम्मत, अगर उसके साथ आगे भी कुछ होता है तो बेझिझक वो जा करके अपनी समस्याओं को बता सके। और इसमें इस बात को लड़की को सांत्वना देनी चाहिए कि उसकी कोई गलती नहीं है, इस तरीके की नहीं है। हम समझा सकते हैं कि हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं कि हम समय का, इतने समय नहीं निकले, इतने बजे नहीं जाए। लेकिन अगर कोई निकलता है, काम के से निकलता है, हम तो कह रहे हैं घूमने भी निकलता है, तो क्या उसकी गलती हो गई? तो क्या उसके साथ गलत होगा? तो ये बिल्कुल सोच जो सही। है ये हमारे समाज की बदलनी होगी कि ये वजह नहीं हो सकती है इन घटनाओं बिल्कुल को अंजाम देने की। यही बात गीता जी। श्री जी कह रही हैं। गीता श्री जी जी। हमारे देश की सभी जानते हैं सुप्रसिद्ध जी। लेखक जी हैं और नमस्कार। हमारे साथ जुड़ी हैं। और
यही बात है कि इस तरह हौसला जब बढ़ाती है तो जी यहाँ पे साथ देने वाली बात आ जाती है, जो आपने कही कि जी अगर आप स्त्री हैं तो भी आप अगर कहीं कुछ हो रहा है देखिए, साथ जी दीजिए। जी गीताश्री जी का जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता जी हमारे हाँ, साथ जुड़ी हैं, उनका भी जी बहुत बहुत धन्यवाद। समाज की दो जो है बहुत अच्छा एक अपना जो अपनी आवाज रखती हैं समाज में, वो हमारे जी साथ जुड़ के इस बात को कह रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है। गीताश्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी अ, शुक्र है। नमस्ते कह रही हैं कुसुम जी आपको। जी जी गीता दीदी बहुत अच्छी किताब मेघना के नाम से ये लेके आई हैं, और जिसमें इन्होंने कार्य स्तर पर यौन शोषण के बारे में इस मुद्दे को उठाया है। बहुत अच्छे से आपकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने मेघना पढ़ी और मेघना पढ़ने के बाद मैं जानना चाह रही थी कि क्या सच में लेखिक जो लिख रही हैं उस तरह की बातें, उनके विचार भी क्या उसी तरीके के हैं। तो ये बात बिल्कुल सही कही है गीताश्री जी ने भी कि जज की जाती हैं लड़कियां, कि अगर आप गई तो आप चुपचाप निकल जाती ना, तुम्हें क्या करना है वहां से, अगर तुम कुछ कह भी रहे हो चुपचाप निकल जाओ, है ना। जी अगर उन्होंने कह दिया तब क्यों नहीं कहा था, अब क्यों कह रही हो, जी इसे क्यों कह जी दिया। ये बहुत जी बहुत इस तरह की चीजें हैं। लेकिन जी क्या इसका क्योंकि हल किस तरीके से निकाला जाए, क्योंकि जब अदालत में जिस तरीके से आपकी नायिका भी गई और उसने ठीक है वहां हौसले और हिम्मत से लड़ाई की, लेकिन वो भी कितनी बार टूटी। तो हमारा जी जो न्याय का जो सिस्टम है, न्याय प्रणाली का हम जो है सम्मान करते हैं, लेकिन उस वो ऐसा क्यों है, इस तरीके का क्यों है, इतना कानून स्त्री के लिए होते हुए भी इतनी सारी चीजें, इतने सारे अभी तक भी क्यों झेलने पड़ते हैं। देखिए चीजें जो होती एक बहुत बड़ी समस्या जो होती है हमारे, हम मैं कह सकती हूँ कि फिलहाल अपने देश में जो है कहीं ना कहीं की समस्या इतनी ज्यादा है कि शायद इन सब चीजों को वो उसको समस्या मानते ही नहीं है कि कोई बहुत बड़ी समस्या है। जब तक कि किसी लड़की का मतलब आप इस कह सकते हैं कि उसमें कहीं मर्डर हो जाता है या कुछ हो जाता है, तभी शायद वो केस उनको लिखने लायक जो लगता है, शायद जो होता है। तो मानसिक पीड़ा की तो हमारे देश में कोई क्या कहते हैं कोई सुनवाई ही नहीं होती। तो ये तो एक टाइप से जी मानसिक पीड़ा ही होती है। तो यहाँ तो बड़े बड़े केस हो जाते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं प्रेफरेंस इन्हीं चीजों को देते हैं कि भाई हाँ ये तो दिख रही है जो चीज कि भाई इसमें मर्डर हो गया या ये केस बन जाएगा, इसमें जो है राजनीति हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन चीजों को ही तवज्जो दी जाती है कहीं ना कहीं। तो ये एक गलत होता है कि और केस इतने ज्यादा है। देखिए कहीं ना कहीं हमारी जनसंख्या भी इसमें एक रोल अदा करती है कि शायद हमारे पुलिस थाने हैं और जो कोर्ट कचहरी है जहाँ भी उनके पास केसेस भी बहुत ज्यादा होते, तो कहीं ना कहीं वो ये उनको लगता है कि भाई इतने सारे केसेस है, इतने सारी चीजें हैं, मैं क्यों बढ़ाऊं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए है, तो ये बहुत गलत सोच होती है ये। लेकिन उनका कहना ये होता है कि भाई हम और हमारे पास तो, क्योंकि मैं छोटी मोटी कई सारी समस्याएं थी जो मैं अपने उससे बता रही हूँ कि मैं जब कई बार गई थी, जैसे घर में मेरे एक दो बार घटना है, कुछ मेरे घर में कुछ चोरी हो गई या कुछ ऐसा हो, तो इवन उस घटनाओं को लिखने को तैयार नहीं थे, कहते अरे मैडम ये तो बहुत सारी चीजें होती रहती। तो ये सोच जो है बहुत गलत होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे कानून में सुधार होना चाहिए जो है। और सेकंड मुझे जो लगता है कि हमारा जो गवाह जो होते हैं जो इतनी जल्दी बनते बिगड़ते हैं, तो उनको अगर हम मुझे लगता है कि मैं कहती हूँ कि वकील होते हैं वो कसम तो सबको खिलवाते हैं, सबसे ज्यादा झूठ कई बार वही बोलते हैं। तो हमारे यहाँ क्या या ये नहीं होना चाहिए, झूठ जो बोलते हैं आप अदालत को गुमराह करते हैं, उससे भी केस बहुत ज्यादा खींचते हैं। एक कोई आता है आज गवाह कुछ बोलता है, कल को बदल के कुछ बोलता है, तो ये एक टाइम सबका वेस्ट होता है। तो चीजें तो खींचेगी ही खींचेगी। तो जब पहले के केसेस जो 50 6 7 साल के चल रहे हैं उसी में और नए आते जा रहे हैं, तो वो बढ़ते 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 वो खींचते जाते। तो कोई भी शरीफ आदमी उसके पास कितना समय, आप बताइए अदालत कितनी बार आ जाएंगे, आप टूट जाएंगे ना कि पहले से तो हम टूटे हुए हैं और अदालत के चक्कर लगा लगा के आप बची कुची जिंदगी भी अपनी जो है आप स्वाहा कर दे। तो बहुत लोग तो कहीं ना कहीं यही आकर के टूट जाते हैं कि भाई छोड़ो भाई जो हुआ सो हुआ, वो तो आदमी था ही ऐसा और हम शरीफ आदमी से पढ़ करके क्यों करें। हाँ तो ये हाँ कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है इसमें सख्ती लानी चाहिए कानून को कि कहीं गवाह या कोई भी अगर जो झूठी देता उसकी मुझे अगर कुछ सजाएं और जरूर कुछ ना कुछ मुकम्मल चाहिए। आप मुकर नहीं सकते हैं बिल्कुल अपने जो बिल्कुल, आप अजय जी देते सही हैं कह कहीं रहे ना हैं कहीं। ये भी कि जी आपने सही कहा कि मानसिकता बदलने की जरूरत है। आप जो है जी गवाह को भी इस तरीके जी से करेंगे। जी अच्छा ये मैं एक बार किताब आप दिखा भी दूं अपने दोस्तों को, ये जी मेघना जो है किताब आई है इनकी। अब देखिए ना, ये एक चीज कर दी है कोरोना ने कि सब ऑनलाइन ही हमें वो करना पड़ता है। हाँ ये मेघना है, ये कुसुम की किताब, और ये
हिंदी युग से आई है। अच्छा, कुसुम जी, आपकी किताब के बारे में एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि आपने जो मेघना इसकी जो नायिका है और उसका और अभिमन्यु के जो दृश्य रचे हैं, उनके जो प्रेम अंकुरित हो रहा है या प्रेम एक दूसरे को दिखा रहे, बड़ा ही वो ना, वो 90 वाला फ्लेवर है एकदम ना, सारा एकदम फ्लेवर उसी तरह का शर्माना और उसी तरह के किस्से, और क्योंकि वो लड़का भी बड़ा शर्मीला है, तो ये आपने ये इस तरह का एंगल क्यों रखा? क्योंकि आजकल की उसमें जो हम प्रेम पढ़ते हैं तो वो आज के टाइम का ही प्रेम है, नायिका भी थोड़ी मुखर रहती है और उसी तरह की चीजें हैं, तो वो जो दृश्य आपके बन पड़े हैं वो बहुत रोमांटिक, बहुत प्यारे हैं और 90 वाले हैं, तो ये आपने क्यों इसमें यूज किया? एक्चुअली जैसे आपने कहा कि दोनों बहुत साइड नेचर थे, मेघना भी जो है लोगों से इतनी जल्दी से दोस्ती तक तो होती है, कलीग्स हैं या लोग होते हैं तो, लेकिन वो कभी भी अपने वो ये नहीं सोच पाती कि हाँ प्रेम उसकी जरूरत है, या यहाँ तक कि शादी भी उसकी छोटी बहन की पहले हो रही होती है, वो इतना कभी नहीं ध्यान देती कि हाँ मेरी शादी पहले होनी चाहिए। तो वो क्या होता है कि उसकी जिंदगी में प्रेम ना बड़ा धीरे धीरे आता है, वो चाहती नहीं कि ऐसा कुछ हो, लेकिन घटनाएं ऐसी घटती जाती है, उसका जुड़ाव अभिमन्यु के साथ वो क्या होता है कि मानसिक उस पर जो उसका जुड़ाव महसूस करती है, यानी उसकी मदद करता है, वो उसकी हेल्प करता है, तो वहां से प्रेम पनपना शुरू होता है। प्रेम जो होता है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सहायता की तरीके से, एक जो उसको एक सपोर्ट जो चाहिए होता है एक लड़की को, जब वो स्पेशली वो टूटी होती है तो वहां से प्रेम जो अंकुरित होता है ना, उसका रूप अलग ही होता है। वो फिर आजकल का जो प्रेम है वैसा नहीं हो सकता है। तो वो इस तरीके से वो धीरे धीरे प्रेम का अंकुर फूटा उसके अंदर, और इसलिए वो बहुत धीरे धीरे वो उसने जो रूप लेता गया और उसको पता ही नहीं चला कि कब वो उसके प्रेम में वो बनती चली गई। तो अभिमन्यु का भी सेम यही था कि उसकी तरफ से भी ये पहले से नहीं था, उसको मेघना को उसने किसी लड़की को जल्दी पसंद नहीं करता था, लेकिन मेघना का जो व्यवहार था, लोगों की मदद करना, सहायता करना, उससे वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो भी उससे इम्प्रेस होता गया, और इस तरीके से दोनों के बीच में जो दो दिल मिले हैं चुपके चुपके, तो चुपके चुपके मिलते गए, तो इसलिए वो प्यार जो है ये हमारे वो 90s के टाइम में ही होता था, चुपके चुपके वाला ना, तो वो चीज मैं रिकमेंड करूंगी जब भी हमारे पाठक इसे पढ़ने की सोचें तो इस चीज पे भी जरूर ध्यान दें कि ये बड़ी एक नाजुक सी तरीके से आपने प्रेम को उसमें रखा है। अच्छा कुसुम जी, कुछ थोड़ा सा अब संक्षिप्त सा अपने बारे में भी बताइए, क्योंकि आपकी किताब आ गई है, उसे तो हम पढ़ेंगे ही, देख ही रहे हैं। कुछ अपने बारे में बताइए कि कैसे, कहाँ से हैं, कैसे हैं, कैसे मैं यूपी रायबरेली की रहने वाली हूँ। और जो है मेरे फादर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में थे, उनके ट्रांसफर्स होते रहते थे, तो मेरा बचपना वो क्या कहते हैं बंजारों की तरह बीता यायावर जिंदगी रही, कभी यहाँ कभी वहां, ऐसे करते करते हम लोग। तो उसके बाद दिन जब हम लोग फिर बड़े हुए, हमारी पढ़ाई में दिक्कत होती थी, भाई हम 3 भाई हैं बहन, तो दिक्कत होती थी, तो इस तरीके से करके पापा कहीं फाइनली रायबरेली में सेटल्ड हो गए, क्योंकि मेरे बाबा वगैरह वहीं के थे, मेरे चाचा भी वहीं पे थे, जॉब कर रहे थे सब लोग। तो इस तरीके से मैं करीब 10th में थी, तो हम लोग फाइनली जो है रायबरेली में सेटल हो गए, और उसके बाद मेरी शिक्षा दीक्षा वही हुई। मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, और मैंने जो एमएससी किया हुआ है जियोलॉजी से। साहित्य से कोई मेरा ऐसा शौकिया तौर पे मैं पढ़ती थी, शौकिया तौर पे मैं लिखती थी। ये बात होती है कि मैं बहुत पहले से लिखने लगी थी, प्रकृति के ऊपर है या देश प्रेम के ऊपर है, जो कि जहाँ से भावनाएं पहली बार हमारे अंदर जन्म लेती है, तो वो मेरे अंदर जन्म ली थी। तो इस तरीके से वहां से लिखना शुरू हुआ मेरा, और जो है तब साइंस के स्टूडेंट, लेकिन हाँ हालांकि ये है कि मुझे क्रिएटिव चीजें हमेशा से पसंद थी। मुझे वो डिसेक्शंस नहीं होते थे मुझसे, वो ब्लड देख करके मुझे बहुत उलझन सी होती थी, ऐसा लगता था कि मैं करती ही नहीं थी। इनफैक्ट मैं किसी फ्रेंड से कराती थी, कुछ कराती थी, क्योंकि मेरे ब्रदर डॉक्टर है, तो मेरे घर में सबको था कि मैं भी मेडिकल लाइन में जाऊं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया था कि मुझे मेडिकल मैं देख ही नहीं सकती हूँ, मैं करने की बहुत दूर की बात है, मरीज को तो देख करके मैं ऐसे घबरा जाऊंगी। तो इस तरीके से करके जो है मैं साहित्य का ही मुझे अच्छा लगता था, जो भी क्रिएटिव चीजें मैं करती थी। मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग का शौक था, मुझे इवन फैशन डिजाइनिंग का बहुत शौक था, ड्रेसेस में घर में मम्मी के साथ, मेरी मम्मी को सिलाई का बहुत शौक था, तो उनके साथ बैठ के मैं ड्रेस में कुछ कुछ नया करती रहती थी। मैं बहुत, मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी तब से मैं अपनी ड्रेसेस खुद बनाने लगी थी, सलवार सूट है या कुछ भी खुद मशीन पर लग करके वो करना। कुकिंग भी अच्छी लगती थी, कुकिंग भी करते थे, तो इस तरीके से कुछ क्रिएट करना। जी, और यही कहीं ना कहीं आगे चल करके लेखन में आया। जब लेखन की जब मैं फील्ड में मैं जब आई, तो मुझे लगता था कि मेरे अंदर जो इतने सारे शौक है, मैं पात्रों के माध्यम से उनको दिखा सकती हूँ, अपनी उस कला को भी मैं
क्योंकि मुझे उनके बारे में कुछ चीजों में डीप नॉलेज थी। तो वो मुझे लगा कि ये सारी चीजों को मैं हर तरीके से जी सकती हूँ, क्योंकि मेरा कोई पात्र कुछ होगा, कोई कुछ होगा, तो मैं कहीं ना कहीं हर रूप में, तो ये मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी रहा। लेखन मेरे उन सारे शौक जो होते हैं उनको एक जगह जो केंद्रित करने का अपने माध्यम भी आप को रहा। कर पाती हैं हम। जी जी। मतलब साइंस की स्टूडेंट रही हैं, जूलॉजी। मुझे वैसे डायसेक्शन बहुत पसंद था। अच्छा। लेकिन कैसा लगता है अभी आपको साहित्य की दुनिया में आके, और किताब आ गई है अब तो आपकी, तो कैसी लग रही है साहित्य की दुनिया? मैं पारुल बताऊं कि ऐसे लगता है कि ना मेरी जिंदगी जैसे दो हिस्से में बट गई। अगर मैं आपको सच बताऊं, मैं अपने एक मनोस्थिति बता रही हूँ कि जब से मैंने लिखना शुरू किया था, मेरे अंदर बहुत सारे मतलब कभी भी कोई ना जबरदस्ती नहीं लिख सकता, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको मैं व्यक्त करना चाहती थी। तो मेरा एक लगता था कि जब से मैंने लिखना शुरू किया, मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगने लगा कि मैं अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने का मुझे एक जरिया मिला। उसके बाद जब तक किताब नहीं आई थी, या आप कह सकते कहानियां आना या वो आना, आप नाम नहीं होता, जब उपन्यास आ जाता तो आपको लगता है कि हाँ ये चीज मेरी हो गई, क्योंकि जब मेरी कहानी है वो किसी न किसी पत्रिका में पब्लिश होती है, तो उसमें आपको उतना अपनापन नहीं लगता है, नहीं। या आप उनको ढूंढ ढूंढ करके रखते भाई मेरा इस एडिशन में आया था, मेरा इस एडिशन में आया था, मेरी हाँ, अलमारी भी ऐसे भरी हुई है। लेकिन जब उपन्यास आया जिसमें कि मैंने अपने आप को खुल के व्यक्त किया, कोई रोक नहीं थी उपन्यास में, खुल के आप शब्दों को विस्तार दे सकते हैं। उसके बाद पारुल जी मतलब मुझे तो कुछ दिन तो मुझे नींद ही नहीं आई, कि मतलब एक सपना साकार होने जैसा लगता था। तो वो मुझे बहुत बहुत वो बुरा, और मुझे आगे का रास्ता मिल गया, ऐसा कि मैं मेरे अंदर ऐसा लगता कितने भाव है जो शायद कहीं छुपे हुए थे, उनको भी एक रास्ता मिल रहा है। और इस साइड बाय साइड में अभी भी लिख रही हूँ। तो पारुल जी जिंदगी ही जैसे कह सकते हैं ना कि मेरे लिए तो वो बदल सी गई, कि मेरे जो पहले शौक थे अब कुछ और हो गए धीरे धीरे। एक गाना है ना, वो जी चॉकलेट लाइम जूस, आइसक्रीम जी टॉफियाँ पहले जी जैसे जी। मेरे बिल्कुल शौक। बिल्कुल बिल्कुल बदल हाँ, जाते हैं। क्या जी है आपके शौक? चलिए आपके शौक की जान लेते हैं। जी। क्या शौक, है आपकी हॉबीज, क्या है शौक, क्या है हॉबीज, आपकी? हॉबीज देखिए, अगर मैं उसके नाते, एक तो कुकिंग है। कुकिंग मुझे पसंद है, कुकिंग है मुझे, एंटी मुझे घर में आप मेरे कभी भी आएंगी पारुल जी, आज आप कोई चीज देखेंगी, जब कुछ दिन बाद आएंगी तो आपको वो किसी और रूप में दिखेगी, आप पहचान नहीं सकती कि वही चीज है। तो मैं अच्छा। उसमें डेंटिंग पेंटिंग करके, और मतलब मेरे पास कोई सामान आ गया घर में, तो वो शायद जाता नहीं है और वो सदियों मेरे पास 20-20 साल की पुरानी चीजें रखी हुई है, इवन टेबल्स है, मैंने उनमें सब अलग अलग करके मैं करती रहती, तो मुझे क्रिएटिव चीजें बहुत पसंद है। तो एक तो मेरा समय इसमें बहुत जाता है कि मैं घर में कुछ कोई भी चीज हो, होली दिवाली आ रही, मुझे अभी इस चीज को रेनोवेट करना है, और वो अपने हाथों से ही करना है, मतलब मुझे किसी की हेल्प ले सकती हूँ जहाँ कारपेंटरी का कोई वैसा काम हो। तो एक तो ये मैं बहुत करती हूँ, तो इसमें मेरा बहुत अच्छा समय जाता है। दूसरा गार्डनिंग का शौक है, एज यूजल सबको होता है, लेकिन वो मतलब कह सकते बहुत यूनिक नहीं है कि जो लोग जनरली करते हैं वो वाला है। कारपेंटर वाला है जो ये वाला, ये मेरा था यूनिक है। और एज यूजल मुझे ड्रेस डिजाइनिंग का शौक है, तो वो मैं छोटे मोटे समय में कहीं पे भी कुछ कुछ करती रहती हूँ, वो है। और उसके बाद म्यूजिक और रीडिंग तो खैर है ही, म्यूजिक का शौक है, जो मैं पुराने गाने मुझे पसंद है बेसिकली, वाह, तो पुराने मुझे गाने सुनती हूँ खाली समय में जी। और रीडिंग तो है ही है, मतलब उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अब जो है जब भी खाली समय मिलता है मैं थोड़ा सा पढ़ती जरूर हूँ, ये है। आपने बताया जी आप अभी भी लिख रही हैं, तो एक बहुत ही जी जबरन, यहाँ पे तो आप लिख चुकी हैं, अब आगे क्या लिख रही हैं, जी क्या प्लान है आगे का? आ, आगे उपन्यास जो है वो भी कहीं ना कहीं उसका केंद्र भी स्त्री ही है, और उसमें भी कुछ समस्याएं ही हैं ऐसी जो आप पढ़ेंगे तो देखेंगे। पर मेरा वो पात्र मेघना से बिल्कुल उलट है, यानी मेघना जितनी बोल्ड है, जितनी वो है, वो उतनी ही सकुचाई सी है, उतनी ही सहमी सी लड़की है, जो जस्ट अच्छा। इसका उल्टा है। और वो ऐसी क्यों है, इसके पीछे भी एक वजह है, जो है वो पहले नहीं हुआ करती थी। तो धीरे धीरे करके अभी जो मेरा उपन्यास फिलहाल जो करीब इस समय आप देखेंगे, करीब वो 70% करीब वो लिख चुका है। तो वो कहानी कुछ ऐसी चल रही है, और मैं आपको अगर डीप में बताऊं तो वो लड़की विडो है जिसकी कहानी है। तो इस तरीके से वो मेरी दूसरी जो उपन्यास है वो इस टॉपिक पे जाएगा, और इसमें भी कई सारी चीजें होंगी जो आप पढ़ेंगे तो रात दर रात खुलते जाएंगे। और मेरे ख्याल से अभी करीब 7-8 महीने बाद उसके प्रकाशन के बारे में फिर सोचती हूँ, क्योंकि अभी मेघना पहली है और अभी मुझे पाठकों तक पहुंचना है देखिए, अभी जो आपकी जो पहली किताब होती है तो पाठक आप तक इतना नहीं आ पाते, आपको पहुंचना पड़ता है। तो मैं सही बात। मैं चाहती हूँ कि पहले मेघना को लोग समझ लें, फिर उसके बाद ताकि मेरी दूसरा उपन्यास आता है
तो लोगों को मुझसे एक जानेंगे, मेरा लेखन पहचानेंगे, मेरे कुछ पाठक होंगे, तो मैं लाऊंगी तो मुझे कहीं बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा कि अब उसको जो होगा किस तरीके से लोग लेते हैं। बहुत ही तो बस सहज और वही। सरल आपका जी लेखन है, तो खाली महिलाएं जी नहीं और भी जो है पाठक आपसे जुड़ेंगे, बिल्कुल। क्योंकि जी आज जी के समय में हिंदी में पढ़ने के लिए अभी युवा वर्ग भी बहुत उत्साहित है और वो पढ़ रहा है। जी तो जिस जी सहज और सरल भाषा में आपने लिखा है वो जी बहुत इस समय के लिए बहुत अनुकूल है इस तरह की किताब। जी हमारी दोस्त समीक्षा हमारे साथ जुड़ी है जो कह रही है कि राइटिंग बहुत फुलफिलिंग हो सकती है। बिल्कुल, राइटिंग जो लिखते हैं वो इसके बिना नहीं रह सकते। थैंक यू समीक्षा जी हमसे जुड़ने के लिए। और कुसुम जी, हमें इंतजार रहेगा आपकी अगली किताब का। अब नेक्स्ट आप जब भी लिखती हैं, जब भी वो करती हैं, तो हम कोशिश करेंगे। और आपकी इस किताब के लिए, मेघना के लिए, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप इस शुक्रिया। तरह लिखती रहें और भगवान करे ये जल्दी से आपकी कुकिंग का कोई कमाल हम भी देख पाए, कोरोना जाए तो। जी जरूर जरूर, आप सब आमंत्रित है घर पे, कभी भी आइए पारुल जी, अच्छा लगेगा मुझे। और जी जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। और दोस्तों मैं बता दूं, वुमेन टीवी जो है उसका यूट्यूब चैनल भी है और जिसके फेसबुक पेज पर भी आप लोग देखते रहे। सरोकार नाम से हमारा कार्यक्रम रहा है जिसके 50 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, जिसमें आप यूट्यूब पर जाकर उन सभी जो है वीडियोस को, सभी कार्यक्रमों को दोबारा देख सकते हैं, जिसमें एक से एक अच्छी कहानी और एक से एक ज्वलंत समस्या जो है आजकल की समस्या भी, और जो अच्छा जिन स्त्रियों ने अपने अपने क्षेत्र में किया है वो सब आपको वहां पे मिलेंगे। तो आप वहां देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेघना को जरूर पढ़िए, कुसुम जी को जरूर पढ़िए, क्योंकि जो भी हिंदी पढ़ना चाहते हैं मैं रिकमेंड करती हूँ कि ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। और कुसुम जी, जाते जाते हमारे लिए, या तो आप हमारे जो है दोस्तों के लिए एक संदेश दे दीजिए या कोई 2 पंक्ति गुनगुना दीजिए अगर आप गाती हैं तो। पारुल जी, अभी तो मैं मेघना से रिलेटेड बात करना चाहूंगी। तो मेरा जो है, जितने श्रोता है देखिए, है ना, और जो कहीं ना कहीं पाठक है, समाज का अंग है हमारे, तो मैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि एक बात, इसमें जो समस्याएं मैंने उठाई हैं, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं मैंने लिखा है, मैंने यही बात मैं कहती हूँ कि मैंने लिखा है, वो मेरा अपना तरीका था और समस्याओं का हल निकालने का। आप भी पढ़े, कहीं ना कहीं उस समस्याएं उनको समझ में आएगी कि हाँ ये है, और कहीं ना कहीं आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ सवाल जवाब, कुछ मंथन आपके अंदर जरूर चलेगा। तो इस वजह से ये चीजें उठाना बहुत जरूरी है और इसको आगे बढ़ाना भी जरूरी है कि अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको जब एक सिर्फ उपन्यास की तरह ना लेकर के, कुछ मुद्दे हैं मैं चाहती हूँ जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं, जो आगे हम जिनको हम ले जा सकते हैं कि इनका क्या हल हो सकता है, जैसे कि हमने आपके साथ अभी बैठकर डिस्कस किया। तो बस यही मेरा निवेदन रहेगा कि इसको एक बार पढ़ करके जरूर देखें और इसमें जो चीजें सुझाई गई हैं उनसे आप कितना सहमत है या असहमत है, अपने उन विचारों को भी आप जो है मेरे साथ साझा कर सकते हैं, या आप आपस में किसी प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, पर इस पर डिस्कस जरूर हमें कहीं ना कहीं करना चाहिए। कहीं कोई ऐसा इशू आता है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये मेरा सभी से निवेदन रहेगा। अरुण बिल्कुल सही जी कह रही हैं आप कि जी साहित्य समाज का दर्पण भी होता है और बात करने से बात जी बढ़ती है। और जब तक जी हम उसे, और ये तो सबसे बड़ा जरिया है और ये एक जिम्मेदारी भी जी है एक लेखक की कि वो जो समाज में हो रहा है वो जी उसको जी निर्भीक होके कह सके, और उस पर डिस्कशन बहुत जी जरूरी है। जब तक जी किताब आपके पास पहुंचे तो वो अगर आपको मंथन की तरफ लेके जा रही है, मनन की तरफ जी लेके जा रही है, तो आपको जी वो राइटर से या किसी से भी वो करनी चाहिए। और ये तो आजकल के समय में बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक लेखक जी को आज के समय में सिर्फ लिखना नहीं चाहिए, उसे दिखना भी जी चाहिए, उसे बोलना भी चाहिए, क्योंकि जी लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। उन समस्याओं बिल्कुल पे सही। चर्चा होनी जी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने जी कही। जी तो कुसुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं अपनी इस किताब के लिए। जल्दी हम आपसे चाहेंगे कि आप फिर मिले और हमारे किसी कार्यक्रम जरूर में आए। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं जरूर। हमारे दर्शकों से भी और आपसे भी। सभी नमस्ते। सभी को मेरा नमस्कार।